नमस्कार, क्या हाल चाल आप सभी का। तो यूपीएससी का पेपर है आपका 16 जून को भाई। विदित है ये ऐसा। आज हो गई ये 24 मई। तो लगभग 20 दिन आप लोगों के पास, क्योंकि बीच में 3-4 दिन ऐसे ही खराब हो जाने हैं। तो एक दो पीडीएफ ऐसे अलग अलग बनाई थी, अलग अलग सोर्सेज से। ओनली आईएएस, दृष्टि का पीटी स्प्रिंट करके एक आता है उससे। तो एक जो पीडीएफ बनाई है उसी को अपन आज थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को आप एकदम फास्ट फॉरवर्ड पे देखना ताकि आपका रिवाइज हो जाए। वो पीडीएफ मैं आपको अलग अलग से प्रोवाइड भी करवा दूंगा, जैसे इकोनॉमी का प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। एनवायरनमेंट का भी आप लोगों के पास होगा या मैं अलग से भी प्रोवाइड करवा दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं उसमें। साइंस टेक का भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। पर मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप पूरी उस पीडीएफ को अगर फिर नए सिरे से पढ़ोगे तो मतलब नहीं है। क्योंकि आप पढ़ भी नहीं पाओगे और पूरा याद हो जाए, इतने हम शक्तिमान है नहीं, बस हमें लगता है कि हम याद कर लेंगे, पर होता नहीं है कुछ भी। आपने इससे पहले भी अटेम्प्ट दिए होंगे और ऐसे ही फेस किया होगा। तो फिर मतलब बनता नहीं है कुछ भी उल जुल अंट संट कुछ भी पढ़ने का, है ना। तो जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो हमें आता है और उसी को फिर से रिवाइज करना है, मैंने वैसे कुछ कुछ स्क्रीनशॉट से वहां से लेकर के और उसका पीडीएफ बनाया। और वैसे ही 2-3 पीडीएफ और बनी हुई है। तो उन्हीं सब के बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे, मैं शेयर भी कर दूंगा पूरी की पूरी पीडीएफ अपने यूपीएससी विद्यार्थी चैनल पे। ठीक है। जो भी कंटेंट होगा वो आपकी यूपीएससी की परीक्षा में भी काम आएगा, पीसीएस की परीक्षा में भी काम आएगा, और दूसरे जितने भी एग्जाम है उसमें भी आपके काम आएगा, ठीक है। तो विविध होगा, मिसलेनियस होगा, वहाँ पे चीज़ें बहुत सारी, उन्हीं के बारे में अपन बात करेंगे। ये आपके कम से कम 5 से 10 नंबरों को इंक्रीज करेगा। दूसरी बात, आपका ये कॉन्फिडेंस जो है उसको बहुत तगड़े तरीके से बूस्ट करेगा ये। एकदम आप अलग लेवल पे चले जाओगे। तो उस हिसाब से ये वीडियो थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है, जरूर देखिएगा, इसको अंत तक देखिएगा, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 1.5x पे आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, कम से कम 1.5 पे। तो एक तो जो मेरी बहुत स्लो आवाज आती है नॉर्मल में आपको, वो भी नहीं आएगी। और 1.5x ऐसा है कि दिमाग उसको आसानी से कैप्चर कर सकता है ना। ठीक है। तो आ जाओ आप सीधा वीडियो पे आते हैं। 1935 के बाद के अधिनियम के विकास में आप जानते हैं क्यों, एक तो 1919 का जो शासन अधिनियम वो इम्पोर्टेंट है, एक 1919 का और एक 1935 का, क्योंकि भारत का जो अभी जो वर्तमान संविधान है वो लगभग लगभग टिका हुआ 1935 के संविधान पे। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट अलग अलग लाइक जो जितने भी प्रस्ताव है, योजना है, उन सब की बात कर रहे हैं। तो कौन किस ईयर में आया था उसको देख लेते हैं ना। तो जैसे अगस्त प्रस्ताव है वो 1940 में आया था। उसी तरह से क्रिप्स जो प्रस्ताव है वो कब आया था, 1942 में। फिर अगर बात करें सीआर फॉर्मूले की तो 1944 में, और वेवेल योजना 1945 में आया था। देन कैबिनेट मिशन की अगर बात की जाए, और माउंट बैटन जो मिशन है, ये दोनों कैबिनेट मिशन आया था आपको 1946 में। ठीक है। और आपका जो माउंट बैटन योजना जब आई, मतलब अंत अंत में जब माउंट बेटन योजना जब प्रभावी हो गई तो उसके बाद में पार्टीशन हुआ था, तो ये उसी की बात कर रहा है, तो 1947 में इसकी ईयर है ये। एंड जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1935 के बाद में, जो स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था वो आया था 1947 में। ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 3-4 आपके पास ईयर्स हैं विद पर्सनल जो जितने भी ओकेजन्स है उसके बेस पे, तो आप उसको इस तरह से थोड़ा देखना है अपने को, ठीक है। अच्छा, इसमें इस पूरी पीडीएफ में क्या होगा कि रैंडम चीजें होंगी, जैसे अभी ये पॉलिटी आ रहा है तो बीच में हिस्ट्री भी आएगा, है ना, ऐसे, ठीक है। तो अपन उस हिसाब से उसको देख लेंगे। फिर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स की अगर बात की जाए, केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, भारत के सिर्फ नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं। तो वो कौन सा आप इसको हमेशा याद रखोगे, 15, 16, 19, 29 और 30। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 आर्टिकल जो है वो सिर्फ किस किस को मिलते हैं, वो केवल हम भारतीयों को मिलते हैं, बाहरी विदेशियों को नहीं मिलते हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आर्टिकल 15 में क्या है, 16 में क्या है, 19, 29 और 30 में क्या है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इसको आराम से करोगे। नागरिक और विदेशियों, यानी जो शत्रु देश है उसके नागरिकों को छोड़ करके दोनों के लिए जो उपलब्ध है, ऐसे ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट है। तो एक आर्टिकल 14 है, एक आर्टिकल 20 और एक आर्टिकल 28। यानी कि भारत के नागरिकों के लिए को भी मिलता है और विदेशियों को भी उस साथ साथ मिलता है। तो आर्टिकल 14, 20 और 28 जो है वो इन दोनों को साथ में कंबाइंडली मिलता है। ठीक है। देन आइए आगे। विभिन्न प्रकार की निधियों के बीच में तुलना की अगर बात की जाए, तो आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि जैसे भारत की जो संचित निधि है ना, भारतीय संचित निधि है वो 266, आर्टिकल 266 में। वैसे भारत का जो लोक लेखा जो पब्लिक अकाउंट ऑफ जो इंडिया है वो भी 266 में है। और भारत की जो जो कंटिजेंसी जो फंड ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल 200
67 में है, 267 में, ठीक है। तो सभी प्राप्तियां क्रेडिट की जाती है, सभी भुगतान डेबिट किए जाते हैं, याद रखोगे आप लोग। इसके अलावा संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अलावा इस निधि से कोई भी धन जारी नहीं किया जा सकता। यूपीएससी अक्सर ऐसे स्टेटमेंट पूछती है, आप ध्यान रखोगे कि भारत की जो संचित निधि है, संसद के द्वारा कानून बनाया गया है, उसके अलावा आप किसी भी तरीके से इसमें से धन नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अगर आकस्मिकता निधि की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव के द्वारा धारित किया जाता है, इसे याद रखोगे, वित्त सचिव, ठीक है। और इसका इसकी जो यह कार्यकारी कार्यवाही के द्वारा संचालित होती है, ठीक है। इसे याद रखोगे। फिर भारत की जो आकस्मिकता जो निधि है, उस पर पूरा पूरा जो विवेकाधिकार किसका होता है, भारत के राष्ट्रपति का होता है, और वह अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए इससे अग्रिम राशि ले सकता है, आप इतना इसमें याद रखोगे, ठीक है। फिर आइए आगे। जो संस्कृत में अगर जैन ग्रंथों की अगर बात की जाए तो उपमिति भुवा प्रपंच कथा जो है, उसे सिद्धराशि ने 1906 में इसको लिखा था, और इसे प्राय उपमिति भुवा की कथा भी कहा जाता है, ठीक है। देन अगर आगे बात की जाए तो शांतिनाथ चरित्र जो 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ से संबंधित एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है, शांतिनाथ चरित्र, ठीक है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और यूनेस्को के वैश्विक धरोहर के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। आदि पुराण की अगर बात की जाए तो आदि पुराण की जो रचना है वो दिगंबर भिक्षु जिन सेन ने की थी, याद रखोगे आप, जिन सेन, ठीक है। इससे पहले 22 तीर्थंकरों के अ, इसमें पहले जो 22 जो तीर्थंकर है उसमें उनके जो जीवनी है उसका इसमें वर्णन किया गया, किसमें, आदि पुराण में। तो आदि पुराण किसने स्थापना की थी, आदि पुराण की, जिनसेन साहब ने, ठीक है। इसके बाद में समंत भरदर दिगंबर विद्वान की जो कृतियां है उसमें देखिएगा, रतन कर्ण श्रावकाचार, तो श्रावक वर्ड आप याद रखोगे यहाँ पे, श्रावकाचार, रतन कर्ण श्रावकाचार और आपत मीमांसा एक ग्रंथ है। इसमें यथार्थ के जैन दृष्टिकोण की चर्चा है, जो सर्वज्ञानी की अवधारणा और उसके गुणों से संबंधित है। आचार्य जिनसेन की अगर बात की जाए, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की है, दिगंबर साधु है उनकी, और वो कौन सी करती है, एक तो महापुराण उन्होंने लिखा, एक हरिवंश पुराण लिखा, ठीक है, महापुराण और हरिवंश पुराण। तो अगर यूपीएससी पूछ ले कि पुराण वगैरह ऐसा कुछ लिख करके कि क्या ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है या जैन धर्म के, तो आप इसमें ध्यान रखोगे ये जैन धर्म के ग्रंथ है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। जैसे कल्प सूत्र है तो उसे भद्र भाहु ने लिखा था, ठीक है, भद्र भाहु ने लिखा था, ठीक है, आप इतना इसको याद रखोगे। इसके बाद में आप परिशिष्ट पर्वण जो है वो किसने लिखा था, हेमचंद्र साहब ने लिखा था। देन अगर बात की जाए त्रिसष्टि लक्षणा महापुराण, ये जिन सेना ने लिखा था, ठीक है। अभी अपन जैन धर्म के वो जो है ना उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जैन धर्म के जितने भी आ, ग्रंथ है, ठीक है, सूत्र हैं, किताब हैं, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यूपीएससी ने पिछली बार पूछा भी था, तो आप ये जैसे त्रिषष्टि लक्षणा, ये षष्टि या लक्षणा, इस तरह के जहां भी आपको वर्ड दिखे, संख्यात्मक वर्ड दिखे, जैसे षष्ठ षट लिखा है, षट खंडागम, तो इस तरह के जितने भी पुस्तक वगैरह है वो जनरली जैन धर्म की मिलती है। तो इन केस अगर आपको नहीं आ रहा तो समहाउ अगर आपको करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। सूत्र वगैरह लिखा हो तो भी आप जैन धर्म के साथ ही जाने की कोशिश करो, ठीक है। इसके बाद में देखिए जो लीलावत्सर जो है वो आचार्य जिनरतन के ने इसको लिखा था, और इसके अलावा श्रावकाचार्य जो किसने, श्रीमंत भद्र स्वामी ने इसको लिखा था, ठीक है। स्वार्थ सिद्धि पूज्यपाद और सयादवा मंजरी, जो सयादवाद जो मंजरी है उसे मल्ली सेन ने लिखा था, ठीक है। मल्ली से थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे इनको, ठीक है। जैन धर्म के संरक्षकों की अगर बात की जाए तो मगध धर्म साम्राज्य के समय बिंबिसार, अजातशत्रु, संप्रति, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ये जैन धर्म के संरक्षक थे। खारवेल और कलिंग की अगर बात की जाए तो भुवनेश्वर के पास यानी उड़ीसा के पास उदयगिरि की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख और जैन धर्म के समर्थन का वर्णन प्रदान करता है। कदम राजवंश की अगर बात की तो राजा का कुष्ठ वर्मन, ठीक है। एंड चालुक्य सोलंकी राजवंश की अगर बात की जाए तो कुमारपाल इसमें इनका जिक्र होता है, ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आइए आगे। वायुमंडल में जो अलग अलग परतें होती है, तो सबसे पहले जो परत होती है वो होती है क्षोभ मंडल, ठीक है। 13 किलोमीटर की औसत ऊंचाई तक सबसे नीचे वाली परत होती है, इसमें सारी जो मौसम में परिवर्तन होते हैं, जैविक गतिविधि ऐसी परत में होती है, ठीक है। देन आती है आपकी समताप मंडल, जो क्षोभ मंडल के बिल्कुल ऊपर होती है, जिसमें कौन होती है, ओजोन की परत होती है, जो अल्ट्रावायलेट जो रेज है उनसे हमारी क्या करती है, रक्षा करती है, और ऊंचाई के साथ इसमें तापमान बढ़ता है, ठीक है। देन आती है आपकी मध्य मंडल, ठीक है, मीजोस्फीयर, जो ऊंचाई के साथ इसमें क्या होता है, तापमान घटता चला जाता है। फिर इसकी अगर बात की जाए तो उल्कापिंड और जो टूटे तारे वगैरह की जो घटनाएं हैं जो आप देखते हो, तो इसका मतलब ऐसा कुछ हो रहा है तो आप समझ जाना कि मध्य मंडल में हो रहा है। क्रायन मंडल आता है, जो क्या, इसमें क्या होता है कि विद्युत आवेशित कण होते हैं, यह रेडियो तरंगों को वापस क्या की पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है, ठीक है। फिर आता है बहिर्मंडल, सबसे ऊपरी परत होती है, जो कम से कम पृथ्वी से 90 से 500 से या 1000 किलोमीटर तक विस्तृत होती है, ठीक है। यह सब मंडल और विषव मंडल में विभाजित होती है, ठीक है। तो आप इसमें इतना याद रखोगे, सबसे पहले कौन सा होता है, क्षोभ मंडल आती है आपकी। फिर उसके बाद में अगर बात की जाए तो समताप मंडल आती है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बात की जाए तो मध्य मंडल आती है। फिर उसके बाद में अगर बात की जाए तो आयन मंडल आता है। और सबसे बाद में अगर बात की जाए तो बहिर्मंडल। तो इतना तो आप याद कर ही लोगे, उसमें इतना कोई टफ है नहीं, ठीक है। फिर अगर आगे बात की जाए
तो मद्रास महाजन जो सभा है 1884 में इसकी स्थापना हुई थी, आप इसको याद रखोगे। इसमें तीन लोगों के नाम है, एम वीर राघवाचारी सबसे पहले याद रखोगे, फिर उसके बाद में याद रखो पी आनंद चार्लू, और फिर तीसरे हैं बी सुब्रमण्यम अय्यर। ये तीन नाम है मद्रास महाजन सभा से, इनका याद रखोगे, से पूछ भी चुकी है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। तो बॉम्बे है लगभग मुंबई के आसपास का मामला है, तो ये वाले आप आराम से कर दोगे दोनों नाम। केटी तेलंग थोड़ा साउथ का लगता है, बट आप इसको थोड़ा याद कर लेना अच्छे से। बाकी ऊपर वाले में तीनों नाम साउथ के ही है, तो आप उनको अच्छे से कर ही लोगे, क्योंकि मद्रास भी तो साउथ में ही है ना, इसलिए। पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव वगैरह जो होता है, तो बिल्कुल मिड से यहाँ से जैसे कर्क रेखा को जिन्होंने काट दिया, ये पृथ्वी पर समकोण हो गया जैसे, देखो। ठीक है, अब सीन क्या है कि हम जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री के कोण के साथ झुकी हुई होती है, 23.5 डिग्री कोण के साथ ये झुकी हुई होती है। तो आप इसको इतना सिर्फ इतना याद रखोगे कि 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे ये झुकी हुई होती है। ठीक है, ओके। इसमें कुछ ज्यादा काम का है नहीं, ये थोड़ा सा आपका लाइक पृथ्वी जो है अपनी, उसको अपन लाइक ऐसे बांटते हैं ना कि 0 डिग्री हो गया यहाँ पे, फिर ऊपर जाने पे 30 डिग्री का सांस आएगा, फिर 60 डिग्री आएगा, फिर ऊपर सबसे ध्रुव पे 90 डिग्री आएगा, ऐसे 30 60 और 90 का होता है ना। तो वहां पर वनस्पति का क्या क्या रोल रहता है, वैश्विक जलवायु, उसका वर्गीकरण की यहाँ पे बात की जाए, तो अगर उसको ढंग से देखें, तो 0 डिग्री क्या, 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में जनरली क्या मिलेगा हमको। सबसे पहले स्टार्टिंग होगी कहाँ से, गर्म आर्द्र भूमि मध्य रेखी जलवायु होगी। ठीक है, भूमध्य रेखा यानी भूमि को दो भागों में बांटने वाली भूमध्य रेखा 0 डिग्री होगी यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा ऊपर चलेंगे 30 डिग्री के बीच तक, तो 23.5 पे कर्क रेखा हम जानते ही है। और 23.5 डिग्री अगर आप राजस्थान या फिर हिंदुस्तान से भी है, तो आपको पता है कि राजस्थान से ये होकर के निकलती है, मतलब रेगिस्तान वगैरह तो होगा ही होगा। सूडान, सवाना और उष्ण कटिबंधीय यहाँ पे जलवायु मिलेगा अपने को। ठीक है, घास के मैदान होंगे, मानसूनी प्रकार के वन भी हो गए। ठीक है, 30 डिग्री में हम जानते हैं कि हम इसी रीजन में रहते हैं, तो यहाँ पर मानसूनी वर्षा वर्षा तो होती रहती है। फिर 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में से जाएंगे तो गर्म शीतोष्ण क्षेत्र आ जाएगा, जहाँ पे भूमध्य सागरीय प्रकार होगा, भूमध्य सागरीय वन और झाड़ियाँ आएंगी, स्टेपी आएगा। सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले सवाना प्रकार की वनस्पति आती है। ठीक है, सवाना। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगी, सवाना प्रकार की वनस्पति आएगी 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। फिर आता है 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में स्टेपी प्रकार का। ठीक है, स्टेपी शीतोष्ण घास के मैदान आएंगे। ठीक है, चीन वगैरह जो है, ठीक है, वो ऊपर की ओर है, तो चीन हमारे ऊपर, तो ऊपर की तरफ अपन जा रहे हैं, तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। फिर 45 से 65 के बीच में अगर बात की जाए, तो क्योंकि अभी यूरोपियन जो रीजन है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि लाइक दुनिया अगर ऐसी है, भारत अगर यहाँ पे है, तो लगभग इंग्लैंड वगैरह यहाँ पे है, तो वो लगभग 45 से 60 के बीच में ही है ना, तो उस हिसाब से इसको याद रखोगे। तो ब्रिटिश जो पर्णपाती वन वो यहाँ पे आ जाएंगे, साइबेरिया प्रकार के सदाबहार अंकुधारी जो वन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। और फिर 65 से 90 के बीच में के टुंड्रा वन, काई लाइकेन वगैरह, आर्कटिक क्षेत्र, ध्रुवीय प्रकार का जो क्षेत्र है ना, वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको इस भाव से याद रखोगे। फिर अगर आगे बात की जाए, तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत कुछ विभिन्न मुद्राएं हैं, जैसे ध्यान मुद्रा है, तो नॉर्मल ध्यान एकाग्रतांतरिक स्थिति से संबंधित है इनका। अंजलि मुद्रा या समान विभाजन कृतज्ञता से संबंधित है। जो आपकी अभय यानी कि अभय यानी डरना नहीं है, तो निर्भयता, सुरक्षा, नकारात्मकता को दूर ले जाने वाली वह मुद्रा होती है। भूमि स्पर्श यानी कि यह मुद्रा बौद्ध के ज्ञानोदय के क्षण को दर्शाती है, जब उनको लाइक ज्ञान का उदय हुआ। उत्तर बोध यानी कि यह मुद्रा ज्ञान और करुणा के मिलन, पुरुष और स्त्री ऊर्जा के संतुलन, स्वयं के सभी पहलुओं के एकीकरण के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व है, इसमें उत्तर बोधि मुद्रा में होता है। ठीक है, ज्ञान मुद्रा का ये कि व्यक्तिगत और सार्वभौमिक चेतना की एकता और अभ्यासकर्ता एवं बुद्ध की शिक्षाओं के बीच संबंध का यह प्रतिनिधित्व करती है। तर्जनी मुद्रा जो यह है क्या करती है कि बुरी ताकतों के खिलाफ चेतावनी सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा कट गया था, यहाँ पे जीवाणु से होने वाले रोग यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग। अब देखिए सबसे पहले यहाँ अगर बात की जाए, टीबी। ठीक है, ये कौन सा रोग लगे, अक्षय रोग होता है मेरे ख्याल से, अक्षय छह छह रोग होता है शायद ना, अक्षय तो सही वर्ड होता है, छह रोग होता है शायद ये। तो ये सबसे पहले टीबी की बात करता है, तो टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, यह हवा के माध्यम से फैलता है। ठीक है, बेसिलस कैलेमेटिक्यूल यानी बीसीजी का टीका लगता है इसमें। ठीक है, उसके बाद में अगर बात की जाए डिप्थीरिया की, तो यह है अभी कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया से फैलता है, व्यक्ति से व्यक्ति के द्वारा फैल सकता है। हेजा है वो दूषित पानी भोजन के होने से होता है। विब्रियो कोलेरी जो है इसका एजेंट है, जो कि एक बैक्टीरिया है। स्टेट पीसीस वगैरह में ये आराम से पूछ सकते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान रखोगे। जो कुष्ठ रोग है या उसको हैंसन रोग भी कहते हैं, वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के माध्यम, ये जो बैक्टीरिया उसके द्वारा होता है। जबकि काली खांसी यानी पर्टोसिस जो है वो बोर्डोटेला पर्टोसिस के द्वारा होती है। ठीक, टिटनेस जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी
इसका लाइक एजेंट है, और जो प्लेग है वो यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा होता है। गोनेरिया सिफिलिस दोनों ही लाइक सेक्सुअल डिजीज है, और जो गोनेरिया है वो नाइसीरिया गोनेरियाई से होता है, जबकि सिफिलिस जो होता है वो ट्रिपोनेमा पोलिडम से होता है। फिर अगर उसके बाद में बात की जाए टाइफाइड की, तो वो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, दूषित जल और पेयजल के द्वारा। ये सेक्सुअल डिजीज है, दोनों याद रखोगे आप। अरे यार ये क्या हो गया भाई, कभी कभी धोखा दे देती है। ठीक है, गोनेरिया और सिफिलिस दोनों के दोनों क्या है, सेक्सुअल डिजीज है, तो ध्यान रखना इनका। न्यूमोकोकल रोग जो होता है वो स्ट्रोपोकोकस न्यूमोनिया से होता है, लाइक न्यूमोकोकल रोग का मतलब होगा सर्दी जुकाम लगना, वो सब। ठीक है। फिर है फारसी सिग्लोई, ये क्या है, चांदी का सिक्का है। क्या है, फारसी सिग्लोई क्या है, चांदी का सिक्का है, और आप जानते हैं कि यूपीएससी के लिए फेवरेट होता है सिक्का वगैरह। फिर यहाँ पे अगर बात की जाए, मैं ये सब क्या है वो कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि यहाँ पे जो विटामिन बी 1 होता है उसमें थियामिन से आपको याद रखना कि विटामिन थियामिन होता है उसमें, खनिज की अगर बात की जाए। ठीक है, देन अगर बात की जाए बी 1 जो होता है उसमें राइबोफ्लेविन होता है, बी 3 में नियासिन होता है, बी 5 में पेंटोथेनिक एसिड होता है, बी 6 में पायरोडोक्सिन होता है, बी 7 में बायोटीन होता है, बी 9 में फोलिक एसिड होता है, बी 12 में कोबालेमिन होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है थियामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और बायोटीन और कोबालेमिन, याद रखोगे, जो बचेंगे वो वैसे याद हो जाएंगे। ठीक है, याद करने का मतलब हो ना, अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे विटामिन जो बी 1 है उसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, इसलिए इसको मैंने अलग से स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो याद रखोगे विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, जबकि बी 3 यानी नियासिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है, यानी कि सूजन वगैरह आ जाती है ना, और लाइक डायरिया वगैरह हो जाएगा इसमें, तो ये सब होता है इससे। फिर अगर बात की जाए, जो विटामिन सी है उसकी कमी से मसूड़ों स्कर्वी रोग हो जाता है, जैसे मसूड़ों की बीमारी है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा। हाइपोकैल्सीमिया यानी कि हड्डी वगैरह कमजोर हो जाएगी। कैल्सीमिया और हाइपोफोस्टेमिया ये सब हड्डियों से संबंधित रोग हैं। विटामिन ई यानी अल्फा टेकोफेरोल होता है, अल्फा टेकोफेरोल याद रखोगे, विटामिन ई अल्फा टेकोफेरोल। विटामिन ई की कमी से क्या होता है कि एटैक्सिया हो सकता है, मायोपैथी हो सकता है, और दृष्टि हानि के साथ साथ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो सकता है। ठीक है, विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने के काम आता है, यानी फाइलोक्विनोन या मैनक्विनोन, विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं जमता, इसलिए क्या है कि इसका लाइक इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है, क्योंकि अगर थक्का नहीं जमेगा तो फिर ब्लीडिंग होगी ना, उस हिसाब से। यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बोधिसत्व को लेकर के गुण और भूमिकाएं। तो अवलोकितेश्वर है, इन्हें भगवान जो करुणा से देखते हैं, पदम पाणी संस्कृत का ये जो शब्द है। लोकेश्वर ये जो थेरवाद से संबंधित लोकेश्वर यादवों के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है, बुद्ध की करुणा प्रकट होती है अवलोकितेश्वर से। मंजूश्री जो है वो पुरुष बोधिसत्व परम सत्य वार्ताकार से संबंधित है। ठीक है, और इसके इन एक हाथ में एक ज्वलंत तलवार फ्लेमिंग स्वॉर्ड लिए हुए है, ठीक है, झूठ को नष्ट करने के लिए, और एक में किताब होती है एक हाथ में। तारा जो है महायान में महिला बोधिसत्व थी, तो याद रखोगे महिला बोधिसत्व कौन सी, तारा। वज्रयान से इनका संबंध है, वज्रयान में महिला बुद्ध। ठीक है, एक सेकंड, वज्रयान में भी महिला बुद्ध होती है, महायान में महिला बोधिसत्व है। ठीक है, महायान की जो महिला बोधिसत्व की अवधारणा से संबंधित तारा थी, और वज्रयान में महिला बुद्ध थी ये। ठीक है, करुणा और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व ये दोनों करती है, ये करती थी। बेसिकली भगवान बुद्ध का ये फीमेल वर्जन वेरिएंट तो नहीं बोलूंगा मैं, इनको गलत हो जाएगा। फीमेल रूप, मतलब ऐसा कुछ ना वो था इनका। संस्कृत में अगर बौद्ध धर्म ग्रंथों की अगर बात की जाए, अपन ने ऊपर थोड़ी देर पहले जैन धर्म के संस्कृत ग्रंथ पढ़े थे ना, तो यहाँ पे अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र जो एक संस्कृत का ग्रंथ है। महाविभाष शास्त्र 150 ईस्वी में लिखा गया एक महायान ग्रंथ है, जिसे अन्य गैर बौद्ध दर्शनों की विचर्चा है। इसमें कमल सूत्र को धर्म पुंडरिक सूत्र के भी नाम से जाना जाता है। अभिधर्म मोक्ष की जो रचना है वो वसु बंधु ने की थी। ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। फिर अगर आगे बात की जाए, तो आर्टिकल 352 राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, 356 जो है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा, और 360 भी राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन कब, जब संसद इसका अनुमोदन कर देगा, जब संसद इसका अनुमोदन कर देगा। अब 352, एक सेकंड, 352, 356 और 360 कौन कौन से अब आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रीय आपातकाल है, या वित्तीय आपातकाल, ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, ये आपका होमवर्क है। 352 का अनुमोदन 1 महीने के भीतर, जबकि 356 और 360 का अनुमोदन 2 महीने के भीतर होता है, जबकि बहुमत है, विशेष बहुमत चाहिए होता है 352 में, बाकी 356 और 360 में साधारण बहुमत चाहिए होता है। अवधि की अगर बात की जाए तो 352 की कोई अवधि नहीं होती है, जबकि 356 3 वर्ष के लिए होता है मैक्सिमम,
और बार बार अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। 360 में असीमित की प्रकृति होती है। ठीक है। फिर अंतरिम बजट और लेखानुदान की अगर बात की जाए तो 266 में भाई अपन ने पढ़ा था कि संसद संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है। और आर्टिकल 114(3) में क्या होता है कि कानून विनियोग विधेयक बनाए बिना संचित निधि से कोई भी धनराशि वो नहीं निकाले जा सकती। तो ऐसा आर्टिकल जो चीज को अवरोधित करता है कि आप संचित निधि से धन नहीं निकाल सकते, तो वो आर्टिकल 114(3) में होता है। अंतरिम बजट और लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट की अगर बात की जाए, यदि सरकार सरकार के पास पूर्ण बजट पेश करने का अगर लाइक समय नहीं है, जैसे इस बार हुआ था, या फिर आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो अंतरिम बजट पेश किया जाता है। ठीक है। और चुनाव नजदीक आने की स्थिति में संभव है कि आने वाली जो सरकार है वो पूर्ण बजट बनाए। ठीक है। यदि सरकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले पूर्ण बजट पेश करने में सक्षम नहीं है, तो उसे नया बजट पारित करना होने तक नए वित्तीय वर्ष में व्यय करने के लिए संसद का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। लाइक ठीक है ये। जबकि लेखानुदान क्या होता है? लेखानुदान एक प्रावधान है जिसके द्वारा सरकार एक नई सरकार के गठन तक व्यय वहन करने के लिए प्राप्त धनराशि के लिए संसद का अनुमोदन लेती है। ठीक है। लेखानुदान में केवल सरकार द्वारा वहन किए गए व्यय की सूची होती है। लेखानुदान को एक औपचारिक मामला माना जाता है, इसलिए इसे बिना चर्चा के लोकसभा के द्वारा भी पारित किया जा सकता है। लेखानुदान किसी भी कीमत पर प्रत्यक्ष करों में बदलाव नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट याद रखोगे। लेखानुदान है वो प्रत्यक्ष करों में बदलाव नहीं कर सकता। और लेखानुदान अंतरिम बजट के जरिए पारित किया जा सकता है कैन। तो ऐसी कोई संभावना दिखे पॉजिटिव मान के आप सही करोगे। यहाँ पे लाइक सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको यहाँ पे मरुस्थल दिखेंगे। जैसे यहाँ पे थार का मरुस्थल हो गया, ये राजस्थान वाला एरिया पश्चिमी। गोबी ऊपर चाइना में हो गया। फिर यहाँ पे सहारा पूरा ये आपका क्या बोलते हैं इसको, अफ्रीका में। कालाहारी यहाँ पे हो गया, नामीब यहाँ पे हो गया। ठीक है। फिर अट्टाकामा। देन अगर बात की जाए तो मोहोवे और महाव बेसिन, ये इसको याद रखोगे आप। ठीक है। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया पे यहाँ पे ये वाला जो है रेगिस्तान ये वाला हो गया। ठीक है। तो ये होगी मैन मैन डेजर्ट हो गए यहाँ पे। ठीक है। बाकी इसमें कुछ जैसे धारा दी गई है तो आप रैंडम इसको नाम याद रखोगे। जैसे कैलिफोर्निया तो अमेरिका की साइड की तरफ ये हो सकती है। पेरुवियन वगैरह जो है वो यहाँ पे सबसे जो साउथ अमेरिका है उसके साइड में। अफ्रीका के यहाँ जस्ट नीचे बेंगुएल धारा होगी। ठीक है। ठंडी और गर्म है वो अपन बाद में देखेंगे कौन सी ठंडी कौन सी गर्म है। ठीक है। तो आप इतना भी याद रखोगे। कैनरीज करंट जो है वो यहाँ पे लगभग इंग्लैंड और फ्रांस स्पेन ये वाला जो एरिया यहाँ पे होगी, और नीचे की तरफ जाएगी अफ्रीका से होते हुए, अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से होते हुए। भारत और अमेरिका को जो न्यायपालिका है उसमें डिफरेंस की अगर बात की जाए, तो मूल क्षेत्राधिकार की जब भी बात आती है तो संघीय मामलों तक भारत की न्यायपालिका की सीमित है इसमें शक्तियां। इसमें न केवल संघीय मामले बल्कि नौसेना, समुद्री गतिविधि, राजदूतों आदि से संबंधित मामले भी इसमें शामिल होते हैं। कहाँ? अमेरिका वाले में। ठीक है। भारत में जो न्याय प्रणाली है वो एकल एकीकृत प्रणाली होती है। और 1935 से हमने इस चीज को अपनाया था। केंद्रीय और राज्य दोनों कानून को लागू करती हैं। न्यायपालिका की दोहरी प्रणाली अगर यहाँ पे बात की जाए अमेरिका की, तो संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका के द्वारा, जबकि राज्य कानूनों को राज्य की न्यायपालिका के द्वारा लागू किया जाता है। जो कि भारत में क्या होता है कि लाइक सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट सर्विस सर्वा होता है ना। पहले क्षेत्राधिकार इसमें संवैधानिक, सिविल और आपराधिक मामले। अमेरिका की जो न्यायपालिका है वो सिर्फ संवैधानिक मामले सुनती है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार होता है इनका, इनका कोई सलाहकारी क्षेत्राधिकार नहीं होता है। ठीक है। विवेकाधिकार की में ऐसी कोई पूर्ण शक्ति नहीं होती अमेरिका की न्यायपालिका के पास, जबकि किसी भी न्यायालय अधिकरण सेना को छोड़कर के फैसले के खिलाफ किसी भी मामले में अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की अगर बात की जाए तो दायरा सीमित है, जबकि इसका दायरा बहुत व्यापक है, और इसलिए अमेरिका को महान बनाता है। क्षेत्राधिकार और शक्तियों की बात की जाए तो संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, संसद के द्वारा प्रदत्त शक्तियों तक सीमित होता है। अब इसमें ये वाली चीज की नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाती है, तो विधि के द्वारा स्थापित यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा भारतीय न्यायपालिका में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। जबकि विधि की जो यथोचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो अमेरिका में इसके द्वारा के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। ठीक है। फिर मूल संरचना का सिद्धांत है, अपन बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, लाइक हल्का हल्का इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो शंकरी प्रसाद केस 1951 में आया था, गोलकनाथ जी का वाद ये वाद कब आया था? 1967 में। फिर अगर बात की जाए स्वामी सॉरी केशवानंद भारती केस कब आया था? 1973 में। फिर क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी नेहरू जो केस 1975 में आया था। और इसके बाद में 42वां संशोधन 1976 में आया था। देन मिनर्वा मिल्स 1980 में आया था। और देन इसमें IR के हेलो बनाम तमिलनाडु राज्य वो कब आया था ये वाद केस 1900 सॉरी 2007 में आया था।
तो अब इसमें थोड़ा लाइक इतना डिटेल में अपन नहीं घुसेंगे, क्योंकि डिटेल में घुसने का मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप लोगों के पास, क्योंकि आप जानते हो ना कि केशवानंद भारती केस क्या था, मिनर्वा मिल्स केस क्या था, गोरखनाथ केस बाद भी आप जानते ही हो कि इसमें क्या क्या केस हुआ था, मूल फंडामेंटल राइट्स को लेकर के ना। तो वही वाली चीजें हैं। 99 जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने ये प्रावधान करने की कोशिश की थी कि भाई यार भारत में भी लाइक जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए एक लाइक कमीशन होना चाहिए, बट बाद में इसको क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, गलत है ये, आप लाइक हमारे अधिकार को नहीं छीन सकते, हम ही बनाएंगे ये गलत, हमें ये बताएंगे कि कोलेजियम सिस्टम बेस्ट है, और अगला जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो। फिर बौद्ध ग्रंथों की अगर बात की जाए तो महावस्तु, महावस मिलिंदपन हो और दीपवंश, ये क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इतना इस पे इंपॉर्टेंट है नहीं, तो अपन आगे चलते हैं। फिर इसमें याद रखो कि महावस्तु है संस्कृत पाली प्राकृत भाषा में लिखी गई जातक और अवदान कथा इसमें शामिल है महावस्तु में। हर्ष की जो रचनाएं है उसको आप याद रखोगे, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, तीनों की तीनों किसने लिखी थी, हर्ष ने लिखी थी। कौन सी, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। रत्नावली है रत्ना राजकुमारी रत्नावली और राजा उदयन के चरित्र के पर केंद्रित एक संस्कृत नाटक है। इस नाटक में होली उत्सव आरंभिक दस्तावेजी संदर्भ मिलता है। देन बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ नाम याद रखो, इतना डिटेल में नहीं जाना अभी अपने को, है ना। तो यहाँ पे कुछ महोत्सव है, देख लो। चापचर, ये चापचर जो कूट है वो मिजोरम में होता है, यूपीएससी इसको पूछ चुकी है। ठीक है, ये पीवाईक्यू है। लोसुंग जो है वो कहाँ से संबंधित है, महोत्सव सिक्किम से संबंधित है। सागा दावा सिक्किम से संबंधित है। खर्ची पूजा त्रिपुरा से। और माजुली महोत्सव, माजुली तो आपको पता है, माजुली द्वीप वगैरह यहाँ से असम से संबंधित है। फसल की बुराई की अच्छाई पर जीत के लिए फसल की कटाई पर यह लोसुंग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है, और बौद्ध समुदायों के द्वारा मनाया जाने वाला सागा दावा महोत्सव। ठीक है, 14 देवताओं का त्यौहार कौन सा है, खर्ची पूजा। ठीक है, इसके अलावा यूम खेती के लिए जंगलों को साफ करने के बाद चाप से पूट जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आप ये देख लोगे कि जो वेब 3 है ना, अभी आजकल ये यूपीएससी पूछ के वेब 3 पे, ये इंटरनेट का एक विचार है जो विकेंद्रीकरण, ब्लॉकचेन और जो टोकनोमिक्स जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में अध्ययन का उपयोग से संबंधित है। डेटा गोपनीयता आदि पे नियंत्रण के लिए था, यूपीएससी पूछ चुकी है इस पर। ठीक है, वेब 4 जो वेब 3 का अगला चरण है, जिसमें सिम्बायोटिक वेब के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह बहुत ही, जैसे एआई जो ऐड भी हो गया ना, वो वाली दुनिया है। मानव जीव विज्ञान और चेतना के साथ साथ वेब के सहज एकीकरण की परिकल्पना। ठीक है, तो ये एआई इसमें ऐड हो जाता है वेब 4 में। वेब 5.0 में ये अंतिम चरण है, इसमें क्या इमोशनल इंटेलिजेंसी भी आ जाएगी। मतलब ये होगा कि अभी तो एआई को अपन जैसे कमांड दे रहे हैं उस हिसाब से लाइक वीडियो ऑडियो या जो कुछ भी जनरेट कर देता है। एक टाइम के बाद में क्या होगा, बहुत हद तक, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 सालों तक मशीनें इमोशन समझना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इतना खतरनाक मतलब दुनिया में सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को फिर एकदम परेशान हो जाओगे, मतलब इंसान की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर उस स्थिति में, है ना। तो ये वही वाली चीज़ है। भारत में नगर पालिकाओं के विकास की अगर बात की जाए यहाँ पर, ठीक है, तो विकास की थोड़ी बात कर लेते हैं नगर पालिकाओं के। तो पहला 1687 में मद्रास में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। देन उसके बाद में 1726 में बम्बई और कोलकाता नगर निगम की स्थापना की गई थी। वित्तीय केंद्रीकरण की बात की जाए तो लॉर्ड मेयो का जो 1870 में प्रस्ताव आया था। लॉर्ड रिपन जो है, लॉर्ड रिपन इनको माना जाता है क्या, लेकिन इनको माना जाता है स्थानीय स्वशासन, जो स्थानीय स्वायत्त शासन उसका जनक माना जाता है, स्थानीय स्वायत्त शासन का मेग्ना कार्टा। ठीक है, देन इतना लाइक 1919 जो है उसमें स्वायत्त शासन एक उसमें लाइक स्थानांतरित सब्जेक्ट बन गया था। यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ चुकी है। 1924 में छावनी अधिनियम पारित किया गया था। 1935 में भारत शासन अधिनियम में भी इसकी स्थानीय शासन एक क्रांति विषय बन गया था। ठीक है, स्टेट का विषय बन गया था ये। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन जानते हैं, नगर पालिका से संबंधित है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अपन। ठीक है, मणिमेखले शीतले सतना, ठीक है, मणिमेखले को किसने लिखा था, शीतले सतनार ने लिखा था, साउथ से ये संबंधित है। पुस्तकें इसमें कौन कौन सी है, सॉरी, इस पुस्तक को किसने लिखा था, सतनार ने। इसका पूरा नाम है शीतले सतनार। जो कुंडल कैसी है उसको लिखा था नागपुतनार, और जो मध्यमी का कारिका है उसको लिखा था नागार्जुन ने। देन बुद्धचरित्र सुधारण और सारी पुत्र प्रकरण इसको अश्वघोष ने लिखा था। जबकि अभिधम कोश को किसने लिखा था, वसु बंधु ने। जबकि दिग्नाग जो इन्होंने किसको लिखा था, प्रमाण समुच्चय को। ठीक है, तो याद रखोगे आप अच्छे से। कुंडल कैसी के राइटर कौन है, नागपुतनार, और जो मध्यमी का कारिका उसके नागार्जुन है। बुद्ध चरित्र सौदारानंद और सारी पुत्र प्रकरण अश्वघोष ने। ठीक है, मिलिंदपन है, इसमें राजा मिनांडर और भिक्षु नागसेन के बीच की बातचीत शामिल है। ठीक है, इसके बाद में सिर्फ आप याद रखो कि नेटी पकराना एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है।
ललित विस्तार गौतम बुद्ध की जीवनी है इसमें। समन्ना फल सूत जो है एक दिग्ग निकाय का सूत है, दूसरा सूत है तथा बौद्ध और अजातशत्रु के बीच के संवाद को दिखाता है, इतना डिटेल में नहीं है। लाइक नेति पकराना, ललित विस्तार, समनफला सूत, मिलिंद पन्हो और विशुद्धि मग की रचना जो है वो किसने की थी? बुद्ध घोष ने की थी। ठीक है, इतना आप इसमें याद रखोगे मोटा मोटा। देन अगर आगे बात की जाए परजीवी रोगों की, अगर बात की जाए तो इसमें लाइक जो इम्पोर्टेंट है, जो आपका ये हाथी पाँव जो रोग है, इसमें पैर सूज के हाथी के जैसा हो जाता है, तो ये बुचेरेरिया बेंकाफ्राई बेनक्राफ्टी के द्वारा होता है। एक इसका ही दूसरा होता है बुचेरेरिया ब्रेंकाफ्राई भी होता है, ये परजीवी पैरासाइट होता है। मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम के माध्यम से होता है। और इसके अलावा इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नींद की बीमारी वगैरह ट्रिपोनोसोमा ब्रूसी के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें अफ्रीकन मक्खी होती है ये, इसने काट वाट लिया तो फिर नींद नहीं आती। नींद नहीं आती कि आती है? आती कि नहीं आती? शायद नहीं आती मेरे ख्याल से इसमें। ठंडी पवनों की अगर बात की जाए तो अभी मैंने बात की थी, तो इसमें देखो जो पेम्पोरा है वो दक्षिणी अर्जेंटीना से संबंधित है। बोरा हंगरी से उत्तरी इटली। मिस्ट्रल ये आपका दक्षिणी फ्रांस से। ठीक है, इसको याद रखोगे। फिर गर्म पवनें जैसे कौन कौन सी, जैसे लू है राजस्थान में भी चल रही है, दिल्ली में चल रही है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, यहाँ सब पूरे उत्तरी भारत में चल रही है। चिनूक जो है वो अमेरिका और कनाडा से संबंधित है। शिरोको यानी ये कहाँ से संबंधित है? ये एक भूमध्य सागरीय पवन है जो सहारा मरुस्थल से आती है और दक्षिण अफ्रीका और यूरोप में तूफान की गति तक पहुँचती है। ठीक है, देन फोहेन या फोन ये आल्पस में है, इसको अच्छे से याद रखोगे, आल्पस क्षेत्र में है ये। अब आपका होमवर्क ये है कि आल्पस कहाँ है। ठीक है, याद रखोगे 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, याद रखोगे, इतना वो है नहीं। ललित विस्तार सूत्र ये महायान ग्रंथ है। उद्दान ये सबसे पुराने थेरवाद ग्रंथों में से एक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधिवंश जो है यह 10वीं शताब्दी ईस्वी में श्रीलंका में पाली में उपतिस के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये उपतिस के द्वारा लिखा गया गद्य काव्य है। विशुद्ध मग जो है ये 5वीं शताब्दी में श्रीलंका में बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया एक थेरवाद ग्रंथ है। ठीक है, थेरवाद ग्रंथ है। देन स्थानीय पवनों की बात की जाए तो नहीं पढ़ेंगे, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ, इतना डिटेल में नहीं जाना अपने। मतलब लुआंदी वगैरह है, अभी जो बात की थी अपन ने वही है। लेवेंटर वगैरह इधर है। मिस्टर अभी फ्रांस में पढ़ाई था अपन ने। ठीक है, तो वही सब चीज़ें। चिनूक वगैरह भी अपन ने पढ़ाई था यूएस कनाडा वगैरह में। ठीक है, ये आपका काराबुरुन वगैरह चाइना वगैरह के अंदर आती है, तो वही सारी चीज़ें हैं। अब इसमें भूकंप वगैरह आता है तो उसी का सीन देख लेते हैं। जैसे पी तरंगे प्राइमरी, सेकेंडरी तरंगे, फिर एल यानी लव तरंगे है। सबसे पहले पी तरंगे आती हैं, फिर एस तरंगे आती है, फिर एल तरंगे आती है, फिर आर। ठीक है, तो जो पी तरंगे है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती है, जबकि एस तरंगे सिर्फ ठोस में गमन करती हैं। जबकि जो एल तरंगे वो भी ठोस में ही जाती है। तो याद रखोगे एस तरंगे वो किस में जाती है? ठोस पे। ठीक है, फिर एस तरंगों से अधिक पी तरंगों से कम। ओके, सबसे तेज चलती है एल तरंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भूमि के ऊपर जो तरंग सबसे पहले टकराती है वो पी तरंग टकराती है। ठीक है, ये आप अच्छे से इसको याद रखोगे। और ठीक है, अब आओ आगे। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब जो खतरनाक सूक्ष्म जीव और अनुवांशिक रूप से जो परिवर्तित किए गए जो जीव या कोशिकाओं के लिए जो नियम बनाए गए 1989 में, लाइक वो 6 समितियाँ इसमें। लाइक सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए सलाहकार समिति, अनुवांशिक परिवर्तन पर समीक्षा समिति। यूपीएससी क्या करती है कि जनरली ऐसे वर्ड दे करके कुछ 2 स्टेटमेंट पूछ लेती है, तो जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसी को अपने को पकड़ना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के दिन 1989 के दिन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिन गठित एक वैधानिक निकाय है। राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति, फिर जिला स्तरीय समिति, फिर संस्थागत जैव सुरक्षा समिति आती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखोगे। ये पहले वाले याद रखोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से संबंधित है, फिर जेनेटिकली जो चेंजेस है अनुवांशिक परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि उत्तरी भारत में जो प्रमुख जो त्यौहार मनाए जाते हैं उनकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो आपको अच्छे से पता है ना उनकी बात करें। जैसे बिहू है तो असम में होता है। तोरगया जो मठ है वो अरुणाचल महोत्सव है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, देन अगर बात की जाए बुद्ध महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, म्योको अरुणाचल प्रदेश में, सोलोंग अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, गालो समुदाय का त्यौहार कौन सा है? मोपिन। मैंने याद रख लिया।
चलो अब आ गए। देहांग पटकाई हमको पता है कि आसाम में है, तो याद रखने वाली बात है। अम्बुबाची भी आसाम में, याद रखने वाली बात नहीं है। फिर है वंगाला, वंगाला मेघालय, वंगाला गए गए घय और गैसे याद रखोगे, मेघालय में होता है। नोंगक्रेम जो है वो आपका नोकरेम, नोकरेक, नोंगक्रेम, नोकरेक मेघालय है ना, याद रखोगे। अच्छा, चिरोबा है आपका वहाँ पे मणिपुर में। तो आप इसको सिर्फ इन कहाँ कहाँ होते हैं वो चीज़ बस याद रखोगे। अभी अपन ने 3, 4 और 5 वेव जो पढ़ा था उसी का है। किस वेव 1 में ये था कि हम सिर्फ पढ़ सकते थे। फिर वेव 2 में क्या हुआ कि लाइक स्थिर वेव पेजों में गतिशील संवादात्मक इंटरेक्टिव कंटेंट चेंजेस आने लगे। नंबर 3 में फिर क्या, जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह आने लगे। नंबर 4 वेव 4 पॉइंट जो ओ है उसमें एआई वगैरह ऐड होना शुरू हो गया। और जो वेव 5 जो है उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस ऐड होना शुरू हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन की अगर बात की जाए तो डॉक्टर अम्बेडकर और टीपी सप्रू हैं, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1929, 1930 और 1931, नहीं 30, 31 और 32। गांधी और कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। मोहम्मद जिन्ना ने केवल पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो जिन्ना जी ने किस किस में भाग लिया, पहले और दूसरे में। गांधी जी ने तो केवल दूसरे में। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने पहले, दूसरे और तीसरे में, साथ में कौन, टीपी सप्रू। ठीक है। देन आई है कि अंतरिम बजट, ये सब अपन ने पढ़ लिया है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। संविधान के वर्गीकरण की अगर बात की जाए तो विकसित संविधान क्रमिक, अच्छा ये उस तरह का है, ठीक है, ये अपने को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। तुलना वगैरह की गई तो अपन इसको नहीं पढ़ेंगे, है ना, मैं आपको सिर्फ प्रोवाइड करवा दूँ उसको अलग से, पढ़ने का मतलब तो है नहीं। जुडिशियल रिव्यू होते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों की विधायी अधिनियमों तथा कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने में न्यायपालिका की शक्ति होती है। ये नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए कि न्यायपालिका के द्वारा निभाई जाने वाली जो इसकी ये भूमिका जो उसे न्याय कहते हैं। महत्व क्या है कि फंडामेंटल राइट से उसकी रक्षा करता है। ये विधायी शून्यता को भरती है, कौन, नेक्स्ट क्रिया था। ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ वाद वगैरह है इसमें, लाइक गोलकनाथ हो गया, बैंक राष्ट्रीयकरण मामला हो गया, मिनरवा मिल्स हो गया, या कोयलो मामला, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस याद रखोगे जुडिशियल रिव्यू की जब भी बात आएगी तो उससे लिंक कौन कौन से केसेस वगैरह अपने को एग्जांपल कोट करना वहाँ पे, तो ये सारे होंगे। ठीक है। फिर केंद्र राज्य कुछ समितियाँ जैसे सरकारी आयोग, पूंछी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, ये सब इसमें शामिल है। राजमन्नार समिति है वो राज्य के द्वारा, लाइक तमिलनाडु ने, और अनंतपुर साहिब संकल्प समिति ये पंजाब का अकाली दल। तो केंद्र के द्वारा जो केंद्र राज्य संबंधों पर समिति बनाई गई, सरकारी, पूंछी और प्रशासनिक। ठीक है। जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी जल प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम अधिनियम 1976 में, याद रखोगे अच्छे से, वैधानिक लिखा है, क्योंकि वायु वाला जो है वो कब आया था, 1900 में। तो वायु प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम अधिनियम 1981 में आया था। पानी कब आया, तो सबसे पहले आया पानी, पानी आया तो फिर बनी वायु, यानी पहले आया वाटर, वाटर के बाद में आई एयर, 1981। तो इसको थोड़ा उल्टा उल्टा मामला है, आप जैसे भी इस पर कर लेना। ठीक है। महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले प्राक्कलन समिति आती है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, और सारे के सारे कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। 1921 में स्थापित स्थायी वित्तीय समिति से इसकी स्थापना मानी जाती है। जॉन मथाई की सिफारिश पे इसको बनाया गया था। ठीक है, ओके। मंत्री इसके सदस्य नहीं होते, यह आप इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। मंत्री इसके सदस्य नहीं होते, 30 सदस्य होते हैं। जॉन मथाई की सिफारिश पे ये बनाई गई थी, लोकसभा की सबसे बड़ी समिति है। फिर लोकलेखा समिति है, उसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, इसमें 15 होते हैं आपके लोकसभा से, 7 होते हैं आपके राज्यसभा से। ठीक है। और 1967 से सदैव इसका सदैव विपक्ष से कोई रहा है, मंत्री भी इसके सदस्य नहीं होते हैं, याद रखोगे। फिर अगर बात की जाए तो ये सीएजी ऑडिट रिपोर्ट की जांच वगैरह करता है, अनियमितता को पता लगाता है। ठीक है। फिर इसके बाद में कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तो कृष्ण मेनन समिति 1964 में ये बनाई गई, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15+7 मंत्री इसके सदस्य नहीं होते। ठीक है। देन इसमें भी मंत्री सदस्य नहीं होते। कौन सी विभागीय समिति, जो 24 समितियाँ है, विभागीय समितियों की अगर बात की जाए तो इसमें 31 सदस्य होते हैं, 21 होते हैं हमारे लोकसभा से, और 10 होते हैं आपके राज्यसभा से, क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या भी ज़्यादा होती है ना, तो वो भी एक चीज़ है। 24 स्थायी समितियों में से 8 जो राज्यसभा के दिन, 16 लोकसभा के दिन होती है। ठीक है, याद रखोगे इसको अच्छे से। ठीक है। अब आइए आगे, यहाँ पे क्या आ गया फिर से, क्षिति गर्भ यानी पृथ्वी का गर्भ, एक बौद्ध धर्म से संबंधित वर्डिंग है, कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो क्षिति गर्भ, मैत्रेय, अजिता बोधिसत्व, भविष्य के बौद्ध के रूप में मैत्रेय की व्याख्या की जाती है। ठीक है, याद रखोगे, यूपीएससी पूछेगी। महायान गिरमायान दोनों के द्वारा स्वीकृत है। समंत भद्र ध्यान से संबंधित है। अमिताभ यानी कि महान उद्धारकर्ता बुद्ध हो गए। वज्रपण यानी बुद्ध की शक्ति को प्रकट करते। वज्र जो हथियार होता है उस हिसाब से, यानी शक्ति, पावर से याद रख सकते हो। आकाशा गर्भा यानी अंतरिक्ष के तत्वों से संबंधित है। ये वसुधारा यानी धन समृद्धि और प्रचुरता से संबंधित है। और सकन जो है विहारों और बौद्ध शिक्षाओं के संरक्षक के रूप में इसकी बात होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो
आप इसमें लाइक अलग अलग जो जियो लाइक कौन से भूवैज्ञानिक जो थे उन्होंने इसकी पृथ्वी के आंतरिक जो भूगर्भ की इसकी खोज करते करते अलग अलग लेवल दिए थे। उस लेवल के बेस पे क्या है कि यहाँ पे इन्होंने अपने अपने नाम दिए थे। तो सबसे पहले कोनरोड आते हैं, कोनरोड के बाद में मोहरोविकिक आते हैं, मोहरोविकिक, देन रेपेटी आते हैं, रेपेटी के बाद में गुटेनबर्ग आते हैं, देन लेहमैन आते हैं। तो याद रखोगे CMRGL, CMRGL, ठीक है, CMRGL। आप इसको इस क्या बोलते हैं इसको, इस क्रम को आप अच्छे से याद रखोगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो जितने भी भूवैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग लेवल पे की पृथ्वी के खोज के करते हुए जिस जिस लेवल पे जिस जिस भूवैज्ञानिक ने खोज की थी उसने अपने अपने हिसाब से नाम दिया था। तो सबसे पहले कोनरोड ने इस लेवल तक खोज की थी, देन मोरोविकी आए थे, देन रेपेटी आए थे, गुटेनबर्गन, लोहो, लेहमैन आए थे, ठीक है। इसके बाद में ये कौन से रोग है, ये वायरल डिजीज है, जैसे डेंगू वायरल डिजीज है, चिकनगुनिया वायरल डिजीज है, पोलियो भी पोलियो वायरस से होता है, एडिस जो इजिप्टी है वो दोनों स्पीकीज डेंगू चिकन दोनों फैलाते हैं। एड्स है वो उसमें RNA वायरस के माध्यम से, HIV इसमें वायरस होता है, ठीक है। देन हेपेटाइटिस ABCD ये सारे जो है वायरस से ही होते हैं, ठीक है। देन चिकन पॉक्स जो है वो वेरिसेला जोस्टर के माध्यम से होता है। एबोला है उसमें जायरे एबोला वायरस जो होता है, ठीक है। बाकी सूडान वायरस, ताइवान वायरस, बूंदी बुगी एबोला वायरस बहुत सारे इसमें आए हैं, है ना। निपाह है जो निपाह NIV वायरस RNA वायरस होता है। अब वायरस और RNA बार बार जिक्र क्यों हो रहा है, DNA का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो वायरस जो होता है ना इनमें सिर्फ RNA मिलता है, DNA में नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए कोविड है वो सारा COV2 से होता है। इसके बारे में आप जानते हो। जापानी जो मस्तिष्क की जो बुखार है वो जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस के माध्यम से, जबकि जीका है वो जीका वायरस के माध्यम से होता है, ठीक है। देन अगर बात की जाए कि स्वतंत्रता के बाद जो पहली कैबिनेट की बात की जाए तो ये तो सारे PM VM विदेशी मामले किसके पास थे, जवाहरलाल नेहरू के पास थे। होम मिनिस्टर थे पटेल साहब, राजेंद्र जी थे, अपने खाद्य और कृषि मंत्रालय इनके पास था। शिक्षा का जो मंत्रालय था अब्दुल कलाम आज़ाद के पास। डॉक्टर जॉन मथाई रेल और परिवहन से संबंधित थे। सर्वोत्तम शेट्टी वित्त मंत्री थे। डॉक्टर अम्बेडकर साहब कानून मंत्री थे। जगजीवन राम जी श्रम मंत्री थे। बल्लभ देव सिंह जी रक्षा मंत्री थे। अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। CH बाबा वाणिज्य मंत्री थे। रफ़ी अहमद की दुबई संचार मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री। VN गडकरी निर्माण खान और विद्युत मंत्रालय से संबंधित थे, ठीक है। अब इसमें संविधान के कुछ स्रोत है। विधेयक के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन साउथ अफ्रीका से लिया गया है। जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की विचारधारा फ्रांस से ली गई है। सोवियत संघ से क्या लिए गए हैं, मूल कर्तव्य और उद्देशिका में नए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की भावना कहाँ से ली गई है, सोवियत संघ रूस से। जर्मनी का जो वाइमर संविधान है उसमें आपातकाल की जो के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन है इसकी अवधारणा ली गई है। जबकि ऑस्ट्रेलिया का संविधान वहाँ पे समवर्ती सूची और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है। अशिष्ट शक्तियों में शिष्ट सत्य केंद्र में निहित होना ये सब वहाँ से, और सॉरी राज्यपाल की जो भूमिका है वो कहाँ से ली गई है, कनाडा से। तो कनाडा से राज्यपाल इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें जो दक्षिण अफ्रीका वहाँ पे राज्यसभा के सदस्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति महाभियोग, जुडिशियल रिव्यू, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब अमेरिका से संबंधित है। देन ब्रिटेन के संविधान से बात की जाए तो संसदीय सरकार, कानून का शासन, एकल नागरिकता इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनात्मकता, ये सब इंपॉर्टेंट है। रिट्स इंपॉर्टेंट है। और जो 1935 का जो शासन अधिनियम उसमें संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक विवरण वगैरह जो यहाँ पे ली गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से कुछ ना कुछ सवाल आती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखोगे इसको अच्छे से। तो ये PDF तो मैंने करवा दी है यहाँ पे जितनी जैसे पूरी। इसके अलावा और बहुत सारी PDF है, मैं शेयर कर दूँगा इस पूरी PDF को अपने UPSC विद्यार्थी अपना जो चैनल है वहाँ पर, ठीक है। आप इसको 1.5x पे, मुझे उम्मीद है कि आपने देखी होगी या सबसे पहले से लास्ट में आ गए तो आप इसको 1.5x पे देखिए। आप डेफिनेटली आपको बहुत वैल्यूएबल ये PDF है, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।